हेलो व्यूअर्स, वेलकम एट सनाई कैफ़े। आज हम लोग एक बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक पे बात करेंगे और मुझे विश्वास है कि अगर आज इस वीडियो को आपने पूरा देखा तो इस बीमारी के बारे में आपको काफ़ी जानकारी मिल जाएगी। हम लोग बात करने जा रहे हैं केराटोकोनस के बारे में। मैं डॉक्टर सुधीर श्रीवास्तव, कैटरेक्ट एंड रिफ्रैक्टिव सर्जन, सनाई हॉस्पिटल लखनऊ से। केराटोकोनस जैसे नाम से लगता है, केराटो मतलब कॉर्निया और कोनस मतलब उसका कोनिकल होना। कॉर्निया जैसे हमने देखा हमारी काली पुतली, जो हमारी आंखों का मेन लेंस है, जैसे कैमरे में लेंस होता है वैसे ही हमारी आंखों में दो लेंसेज होते हैं। एक ये बाहर लेंस है जो कि मेन लेंस है, जो कि 2/3 पावर देता है। एक आंख के अंदर भी लेंस होता है जो फाइन फोकसिंग में हेल्प करता है और वही उम्र के साथ सफ़ेद होता है, जिसको हम लोग मोतियाबिंद कहते हैं। तो हमारा मेन लेंस अगर टेढ़ा होने लगे, इस बीमारी को केराटोकोनस कहते हैं। आज से 15-20 साल पहले जब हम लोग अपनी MBBS की पढ़ाई कर रहे थे तो बहुत कम पेशेंट्स केराटोकोनस के देखने को मिलते थे। शायद कारण था क्योंकि उस वक्त तक डायग्नोस्टिक फैसिलिटीज़ उतनी नहीं थी, हम लोग उतने शायद ट्रेंड भी नहीं थे कि हम लोग डायग्नोस कर पाएँ, और वाकई में केराटोकोनस के पेशेंट्स बहुत रेयर होते थे। लेकिन आजकल जैसे जैसे हमारी सोसाइटी डेवलप हो रही है, हमारी हैबिट्स, हमारा खान पान, शायद एक ये भी वजह है जिसकी वजह से केराटोकोनस आजकल अचानक से काफ़ी बढ़ गया है और यंग जनरेशन्स को बहुत बुरी तरह अफेक्ट कर रहा है। कभी कभी एक एक दिन में हमें 3 से 4-5 पेशेंट्स भी केराटोकोनस को देखने को मिलते हैं, क्योंकि सनाई हॉस्पिटल स्टेट ऑफ आर्ट हम लोगों का केराटोकोनस विंग है, जो कि लास्ट हम लोग करीब 8 से 10 साल से हम लोग इसमें केराटोकोनस के पेशेंट्स को फॉलोअप कर रहे हैं, ट्रीट कर रहे हैं। तो उसकी वजह से भी हमारे पास रेफरल पेशेंट्स काफ़ी आते हैं, लेकिन वो नंबर सडनली इंक्रीज़ हो गया। तो आज हम लोग इसी के बारे में डिटेल में बात करेंगे कि सबसे पहले केराटोकोनस है तो कैसे हम उसको सस्पेक्ट करें, कैसे हम पहचानें और क्या सावधानियां बरतें। तो जैसे मैंने बताया कि केराटोकोनस क्योंकि कॉर्निया के टेढ़ेपन को कहते हैं और वही मेन लेंस है, तो अगर हमारी कॉर्निया में कोई भी टिल्ट होगा तो हमारी आंखों में निगाह पे असर आएगा। अगर आपके चश्मे के नंबर अचानक से फ्रीक्वेंटली चेंज हो रहे हैं, या आपको सिलेंड्रिकल नंबर ज़्यादा है और इवन आपको चश्मा लगाने के बाद भी विज़न की वो शार्पनेस नहीं मिल रही है, तो ये केराटोकोनस के इनिशियल सिम्टम्स हो सकते हैं। तो अगर आपके नंबर ज़्यादा हैं और सिलेंड्रिकल नंबर्स अचानक से काफ़ी बढ़ गए हैं और आपको वो शार्पनेस नहीं है, क्वालिटी ऑफ विज़न नहीं है, रात में आपको ग्लेयर फील हो रहा है और डिस्कम्फर्ट हो रहा है, आंखों में दर्द है, सिर दर्द है सिलेंड्रिकल नंबर्स की वजह से, जिसको हम लोग इर्रेगुलर एस्टिग्मेटिज्म कहते हैं, तो आपको तुरंत अपनी आई टेस्ट करानी चाहिए। तो यही लक्षण है। पेशेंट अक्सर हम लोग के पास आते हैं तो उनकी फ्रीक्वेंट चेंजेस की हिस्ट्री होती है, हम लोग एग्जामिन करते हैं। एग्जामिनेशन में सबसे इम्पॉर्टेंट होता है एक टूल जो हमारे हाथों में हर पेशेंट को एग्जामिन करते समय होता है, वो उसको रेटिनोस्कोप कहते हैं। रेटिनोस्कोप एक डिवाइस है जिससे कि हम आँख के अंदर लाइट फेंकते हैं और उसकी लाइट जो रिफ्लेक्ट होकर आती है उससे हम लोग एनालाइज करते हैं कि पेशेंट की ऑप्टिकल क्वालिटी यानी विजुअल एक्सिस की क्वालिटी कैसी है। अगर किसी तरह की भी कॉर्निया में इरेगुलरिटीज़ होगी तो कॉर्निया रिफ्लेक्स आपकी हम जिसको देखते हैं उसमें इरेगुलरिटीज़ आती हैं, जिसको हम लोग सिजरिंग कहते हैं। तो पहला क्लू हमें रेटिनोस्कोप से मिलता है। उसके बाद हम लोग कॉर्निया की टोपोग्राफी करते हैं। टोपोग्राफी में पेंटाकैम टोपोग्राफी एक ये डिवाइस स्पेसिफिकली डेडिकेटेड है केराटोकोनस के लिए। इसमें बहुत सारे सॉफ्टवेयर्स हैं जिससे कि हम कॉर्निया की कोई भी चेंजेस, इरेगुलर चेंजेस बहुत अर्ली स्टेज में भी डिटेक्ट कर सकते हैं और हमें ये फॉलो अप करने में भी बहुत हेल्प करता है। तो पेंटाकैम टोपोग्राफी हमें पहला क्लू देता है ऑब्जेक्टिवली कि कॉर्निया की कंडीशन कैसी है, कॉर्निया का पैकीमेटिक डिस्ट्रीब्यूशन यानी थिकनेस का डिस्ट्रीब्यूशन कैसा है। नॉर्मली कॉर्निया सेंटर में पतला होता है और पेरिफेरी में थिक होता है, लेकिन अगर वो सेंटर से हट के किसी और एरिया में जा रहा है और कुछ पर्टिकुलर एरिया में कोन है और वहाँ पे कॉर्नियल थिकनेस कम है, इसका मतलब ये केराटोकोनस लक्षण हो सकते हैं। कॉर्नियल टोपोग्राफी में हम लोग आई ट्रेसी करते हैं। आई ट्रेसी भी हमारे विजुअल एक्सिस के अलोंग जो भी रिफ्रैक्टिव सर्फेसेज हैं उनको एनालाइज करके एब्रेजन्स के बारे में बताता है, जो सिलेंड्रिकल नंबर्स हैं उनके बारे में बताता है, इरेगुलर एस्टिग्मेटिज्म को भी डिटेक्ट करता है और बहुत सारे एब्रेजन्स के बारे में भी हमें कॉर्निया और लेंटिकुलर लेवल पे पता लगता है। फिर हम ऑकुलर सरफेस को एनालाइज करते हैं कि ऑकुलर सरफेस की कंडीशन कैसी है। अक्सर केराटोकोनस के पेशेंट्स में बचपन से काफ़ी एलर्जिक प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, उनको रिकरेंट आंखों में खुजली की कंप्लेंट हो सकती है, जिसकी वजह से पेशेंट अपनी आईज़ को रब करता है। रबिंग एक बहुत बड़ा वजह है कॉर्निया के डिफॉर्मिटीज़ होने का। कॉर्निया अगर डिफॉर्म्ड हो रहा है और अगर हम उसको टाइमली ट्रीट नहीं करते हैं या हम उस प्रोग्रेशन को नहीं रोकेंगे तो कॉर्निया एक्सपेंड होते होते सडनली अंदर की लेयर जिसको हम लोडेस्मेंट मेम्ब्रेन कहते हैं वो रप्चर हो जाती है और आँख के अंदर का
पानी यानी जो एक्वस ह्यूमर है वो हमारी कॉर्निया में एंटर करके कॉर्निया को सडनली हेज़ी डेवलप कर देगा और कॉर्निया सडनली वाइट हो जाती है, जिसको हम लोग हाई ड्रॉप्स कहते हैं। कोई भी पेशेंट और कोई भी डॉक्टर अपने पेशेंट में केराटोकोनस का प्रोग्रेशन उस लेवल तक नहीं ले जाना चाहेगा। कॉर्निया एक बार स्कार होने के बाद, जब बहुत ज़्यादा डिफॉर्म्ड होने के बाद किसी तरह का कोई ट्रीटमेंट नहीं रह जाता केवल कॉर्निया बदलने के लिए। यंग एज में जो कॉर्निया आपको चेंज भी करेंगे तो कॉर्निया की लाइफ ऑलरेडी ज़्यादा होती है। कॉर्निया, क्योंकि हम एक नेचुरल डेथ्स के बाद कॉर्निया ट्रांसप्लांटेशन के लिए कॉर्निया रिट्रीव करते हैं, तो वो कॉर्निया ऑलरेडी 50-60 ईयर्स ओल्ड होता है और ऐसे में हमें रिपीटेड ट्रांसप्लांटेशन कराने की भी ज़रूरत पड़ सकती है। इसलिए हमारी पहली कोशिश होती है कि हम उस प्रोग्रेशन को रोकें। तो केराटोकोनस में प्रोग्रेशन रोकना हमारा मेन एम। फिर केराटोकोनस में कुछ हम लोग ब्लड टेस्ट भी एडवाइस करते हैं। सबसे इम्पॉर्टेंट विटामिन डी टेस्ट है, विटामिन B6 और B12 टेस्ट है। इस तरह की डिफिशिएंसीज़ भी अक्सर कॉर्निया को वीक करती हैं और कॉर्निया प्रोग्रेस करता है। कॉर्निया प्रोग्रेशन होने की दो मेन वजह हैं, या तो हमारा कॉर्निया जन्मजात कमज़ोर है, यानी कंजेनाइटली हमारा कॉर्निया थिन और वीक है जिनकी वजह से प्रोग्रेशन हो रहा है, या कुछ बीमारियां, कुछ डिफिशिएंसीज़ या एलर्जीज़, रिकरेंट एलर्जीज़ जो आपके कॉर्निया में इन्फ्लेमेशन देती हैं, जिसकी वजह से हम आई को प्रेशर भी डालते हैं या रब करते हैं इचिंग करने के लिए, उसकी वजह से भी कॉर्निया कमज़ोर होता है, प्रोग्रेस करता है। तो हम लोग विटामिन डी टेस्ट करते हैं, विटामिन B6 टेस्ट, B12 को एनालाइज़ किया जाता है और उसकी डिफिशिएंसीज़ के हिसाब से हम पेशेंट्स को सप्लीमेंट देते हैं। सबसे पहला पेशेंट को करना होता है जिसमें कि आपको अपनी हैबिट्स ठीक करनी होती है। मैं बार बार अपने पेशेंट से, यंग पॉपुलेशन से सबको रिक्वेस्ट करता हूँ कि प्लीज़ अपनी लाइफ में डिसिप्लिन ज़रूर मेंटेन रखिए, क्योंकि डिसिप्लिन आपकी लाइफ में आपके सिस्टम्स को नॉर्मलाइज करता है। हम होमो सैपियंस का हमारा DNA कोई हमारी एज के हिसाब से नहीं है, वो लैक्स एंड लैक्स ईयर ओल्ड है। उसमें जो मैसेजेस हैं वो लाखों साल के एवोल्यूशन के साथ उसमें इनक्रिप्टेड हैं। आपके हार्मोन्स, डे हार्मोन्स डिफरेंट हैं, नाइट हार्मोन्स डिफरेंट हैं, आपके एंजाइम्स डिफरेंट हैं। बहुत सारे लैक्स एंड लैक्स जीन्स से मिलके हमारा शरीर के अंदर का सारा प्रोसेस डेवलप होता है, मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ होती हैं। उनमें सनलाइट का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। हमारी बॉडी सनलाइट को ही क्लॉक की तरह यूज़ करती है, हमारी प्रेजेंस और एब्सेंस को के हिसाब से हमारे सिस्टम्स को रेगुलेट करती है, जिसको हम लोग सर्कैडियन रिदम कहते हैं। तो मेरी अपनी पेशेंट से ज़्यादातर रिक्वेस्ट होती है कि 2 मेजर इवेंट्स ऑफ द डे आपको मिस नहीं करने हैं। सबसे पहला सनराइज़ और दूसरा सनसेट। ये 2 समय अगर हम शरीर को एक्सपोज करते हैं बाहर से, मॉर्निंग में जब सनलाइट पड़ती है हमारी बॉडी पे, तो हमारा सिस्टम, मेलेटोनिन सिस्टम सप्रेस होता है और हार्मोन्स जो हमारे डे टाइम के लिए हमें फाइटर बनाते हैं, जो कॉर्टिसोन्स हैं या एड्रेनलिन है, वो सिस्टम एक्टिवेट होते हैं, जिससे हम एक्सटर्नल एंड जो आपके टॉक्सिन्स हैं और बहुत सारे आपकी बॉडी के ऊपर जो हम इनहेल करते हैं या हमें एक्सपोज़र मिलता है, उससे हमारा सिस्टम फाइट करने के लिए प्रिपेयर होता है। जैसे जैसे सनलाइट एब्सेंट कम होती है, हमारा मेलेटोनिन सिस्टम एक्टिवेट होता है और वो आपकी बॉडी को ग्रोथ के लिए, यानी बॉडी को रिपेयर के लिए प्रिपेयर करता है। हमेशा वॉर के समय कभी भी डेवलपमेंट नहीं होता, तो डेवलपमेंट हमेशा पीस के समय होता है। तो इसलिए बॉडी जब रेस्ट कर रही होती है तो ये सिंपल रेस्ट नहीं है, इसमें बहुत साइंस है। स्लीप साइंस के बारे में भी लोगों को जानकारी होनी चाहिए। हम सोते हैं, उस ड्यूरेशन में हमारा बॉडी रिपेयर होता है, हमारी सर्फेसेस रिपेयर होती हैं, हमारी आई सरफेस रिपेयर होती है, हमारे जॉइंट्स रिपेयर होते हैं, हमारा न्यूरॉन्स, हमारा पूरा ब्रेन जो दिन भर काम करने के बाद जिसमें जो डैमेजेस हुए उनको वो रिपेयर करने में हम स्लीप के टाइम में रिपेयर करता है। तो इसलिए मेरी हमेशा रिक्वेस्ट होती है कि प्लीज़ अपने टाइम को ध्यान रखिए, शेड्यूल्स का ध्यान रखिए। शायद एक यही वजह है जिसकी वजह से केराटोकोनस सडनली बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। काफ़ी पेशेंट्स, यंगस्टर्स इससे अफेक्ट हो रहे हैं। तो सबसे पहला एफर्ट ट्रीटमेंट के फॉर्म में हम पेशेंट को अपनी रूटीन्स को ठीक करने को कहते हैं। जो डिफिशिएंसीज़ हैं उनके हिसाब से सप्लीमेंट्स दिया जाता है। सप्लीमेंट्स के साथ में उनको न्यूट्रिशन प्रॉपर करने के लिए भी उनको एडवाइस किया जाता है कि आपको लाइव फूड खाना है, आपको टाइम से खाना है, आपके शेड्यूल्स प्रॉपर होने चाहिए। इन सब चीज़ों का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है इसके ट्रीटमेंट में। उसके बाद अगर पेशेंट कॉर्निया में डिफॉर्मिटी ज़्यादा है और अब क्योंकि कॉर्निया में और फर्दर डिफॉर्मिटी की गुंजाइश नहीं है, हम नहीं चाहते कि हमारी कॉर्निया में हाई ड्रॉप्स हो जाए या हमारी कॉर्निया वाइट हो जाए, हमें कॉर्निया ट्रांसप्लांट करानी पड़े, ऐसे कंडीशन में एकमात्र ट्रीटमेंट आज की डेट में जो FDA अप्रूव्ड है वो है क्रॉस लिंकिंग।
क्रॉस लिंकिंग, ये क्रॉस लिंकिंग आखिर में होता क्या है? इसको आप लेमेंस में ऐसे समझ सकते हैं कि जैसे हमने कॉटन का कपड़ा पहना है और इसका हमें टेक्सचर चेंज करना है तो हम स्टार्च देंगे, यानी हम हिंदी में कहते हैं कलफ लगाएंगे और हमारा कपड़ा जो है वो हार्ड हो जाएगा। वैसे ही हम आँख के अंदर कुछ पर्टिकुलर डाई डालते हैं, उसके बाद कॉर्निया को सोक करते हैं और एक पर्टिकुलर सेट ऑफ लेज़र अगर हम कॉर्निया को एक्सपोज करते हैं तो कॉर्निया धीमे धीमे जो कॉर्निया की बॉन्डिंग्स होती हैं वो स्टिफ हो जाती हैं और इसी को क्रॉस लिंकिंग का एनहांसमेंट कहते हैं, जिसको कॉर्निया क्रॉस लिंकिंग कहते हैं। तो अगर हम कॉर्निया की स्ट्रेंथ को बढ़ा दें तो हम प्रोग्रेशन को रोक सकते हैं। एक बात बहुत क्लैरिटी से समझिए कि क्रॉस लिंकिंग आपके नंबर्स को रिवर्स नहीं करेगा, क्रॉस लिंकिंग आपकी कॉर्निया की डिफॉर्मिटीज़ को ठीक नहीं करेगा। क्रॉस लिंकिंग का रोल है आपकी कॉर्निया की जो डिफॉर्मिटीज़ जो प्रोग्रेस कर रही है उसको स्लो कर देना या रोकना। नॉर्मली 85% पेशेंट्स में हम लोग क्रॉस लिंकिंग करके कॉर्निया की डिफॉर्मिटीज़ को रोकने में कारगर रहते हैं। अनफॉर्चुनेटली 15% पेशेंट जो डाटा कहता है उनमें डिस्पाइट ऑल दीज एफर्ट्स पेशेंट डिट्रेट होता रहता है। तो जब हमें पेशेंट को हम एग्ज़ामिन करते हैं और हमें ये डिसाइड करते हैं कि हमें क्रॉस लिंकिंग करनी है, तो क्रॉस लिंकिंग करने के भी कुछ मेथड्स होते हैं, कुछ स्पेशल डाइज होती हैं, जिसके बाद जो क्रॉस लिंकिंग करने में सबसे इम्पॉर्टेंट होता है कि कॉर्निया की थिकनेस कितनी है। कॉर्निया की थिकनेस अगर ज़्यादा थिन हो जाती है तो उसमें क्रॉस लिंकिंग करना में आपके जो कॉर्नियल एंडोथीलियम है उससे लेज़र उसको भी इम्पैक्ट कर सकता है। तो हमें आपके कॉर्निया की थिकनेस के हिसाब से हमें डिफरेंट डाई सेलेक्ट करनी पड़ती हैं। अगर थिकनेस कम है तो हम जो डाई यूज़ करते हैं वो हाइपोटोनिक यूज़ करते हैं जिससे कि कॉर्निया थोड़ा स्वेल कर जाए, और फिर साथ में ऐसी डाई यूज़ करते हैं जिससे कि कॉर्निया की थिकनेस में फ़र्क ना पड़े। तो इस तरह के डिफरेंट मेथड ये जब हम पेशेंट हमारे पास आता है तो कॉर्नियल असेसमेंट के बाद हम लोग जज करते हैं कि हमें कितनी देर के लिए क्रॉस लिंकिंग करनी है, कौन सी डाई यूज़ करनी है, हमें किस पर्टिकुलर एरिया में ज़्यादा एक्सपोज़र देना है, किस एरिया में कम एक्सपोज़र देना है। ये हम लोग पेशेंट के प्रोफाइल के हिसाब से, कॉर्नियल कंडीशन के हिसाब से डिसाइड करते हैं। तो मेरी आज एक कोशिश होगी कि मैं एक शॉर्ट में लाइव वीडियो आपको दिखाऊं। क्रॉस लिंकिंग कोई सर्जरी नहीं है, एक छोटा सा प्रोसीजर है। यहाँ पे सर्जन का बहुत रोल नहीं होता। सर्जन का रोल केवल है कॉर्निया की एपिथेलियम को रिमूव करना, जिससे कि कॉर्निया सोक करने के लिए रेडी हो जाए। फिर हम उसमें डाई डालते हैं। जैसे मैंने बताया कि डाई डिपेंड करेगी आपकी कॉर्नियल थिकनेस के हिसाब से। हम डाई से कॉर्निया को सोक करते हैं और फिर एक फिक्स्ड क्वांटिटी में एक लेज़र को करीब 20 मिनट के लिए हम कॉर्निया के ऊपर एक्सपोज करते हैं, जिससे कॉर्निया की स्टिफनिंग हो जाती है। क्रॉस लिंकिंग के बाद आपको करीब 24 घंटे से लेकर 48 घंटे तक डिस्कम्फर्ट रहेगा, क्योंकि हम एपिथेलियम रिमूव करेंगे। हीलिंग होने तक हम कॉन्टैक्ट लेंसेज का यूज़ करते हैं। जब कॉर्निया एपिथेलियम हील हो जाएगा, रीग्रो कर जाएगा, उसके बाद हम लोग बैंडेज कॉन्टैक्ट लेंस निकाल देते हैं। शुरू के 48 घंटे आपको थोड़ा केयरफुल रहने की ज़रूरत है। थोड़ा डिस्कम्फर्ट होगा, पेन किलर दिए जाते हैं, एंटीबायोटिक आई ड्रॉप्स दी जाती हैं, लुब्रिकेंट दी जाती हैं। कुछ लोगों को ज़्यादा पेन होता है तो इंजेक्टेबल्स भी देने पड़ सकते हैं, लेकिन ये प्रोसीजर सेफ़ है, टाइम टेस्टेड है और FDA अप्रूव्ड है। उन पेशेंट से मेरी रिक्वेस्ट है कि अगर आपके नंबर्स फ्रीक्वेंटली चेंज हो रहे हैं, इरेगुलरिटी आ रही है, चश्मे के साथ भी आपकी विज़न में शार्पनेस नहीं है, तुरंत अपनी कॉर्नियल टोपोग्राफी कराएं। और अगर आपको केराटोकोनस डायग्नोज हुआ है तो पहले अपनी हैबिट्स को ठीक करिए। कुछ टेस्ट, ब्लड टेस्ट जो डिफिशिएंसी से रिलेटेड हैं वो करवाइए। उसके हिसाब से आपने सप्लीमेंट्स लीजिए, डॉक्टर से एडवाइस लीजिए, अपना टाइम शेड्यूल को ठीक करिए। और अगर क्रॉस लिंकिंग के लिए आपको डॉक्टर एडवाइस कर रहे हैं तो क्रॉस लिंकिंग को प्लान करके कराइए बिना घबराए हुए। ये एक टाइम टेस्टेड प्रोसीजर है। अगर क्रॉस लिंकिंग की जाती है, जैसे मैंने बताया 85 से 90% लोग क्रॉस लिंकिंग से कॉर्निया का जो प्रोग्रेशन होता है, यानी जो केराटोकोनस प्रोग्रेस कर रहा है, उसको हम लोग रोक लेते हैं। ये हम लोग रेगुलर पेंटाकैम टेस्ट करके पता लगाते हैं। अगर आपका क्रॉस लिंकिंग के बाद कॉर्निया स्टेबल हो गया है, अब क्वेश्चन आता है कि हम कॉर्निया की जो डिफॉर्मिटी ऑलरेडी सेटअप हो गई है उसके साथ हम कैसे बेटर विज़न दें। अगर पेशेंट को चश्मे से इम्प्रूवमेंट हो रहा है तो चश्मे का नंबर दिया जाता है। अगर आपका कॉर्निया इतना ज़्यादा डिफॉर्म्ड है और चश्मा लगाने से विज़न में क्लैरिटी नहीं आ रही है तो हम कॉर्निया में कॉन्टैक्ट लेंसेज यूज़ करते हैं, जो स्पेशली कस्टमाइज्ड लेंसेज होते हैं, जिनको हम लोग आपकी आँख की कंडीशन के हिसाब से मेज़र करते हैं। उसमें पेशेंट को हम लोग बुलाते हैं और ट्रायल लेंसेज के थ्रू पहले फिटिंग चेक की जाती है, उसके बाद लेंसेज ऑर्डर होते हैं। वो आपकी आँख के लिए पर्टिकुलरली डिज़ाइन होंगे। उससे आपकी विज़न जो कॉर्निया डिफॉर्म्ड है और अगर कॉर्निया में स्कारिंग नहीं है तो आप फिर से
देख सकते हैं, लेकिन कॉन्टैक्ट लेंसेज के थ्रू। कॉर्निया कभी कभी बहुत डिफॉर्मिटीज़ हो जाती है, उस कंडीशन में हम लोग इंटैक्ट्स रिंग्स डालते हैं, जिसको हम लोग सेगमेंट्स रिंग करते हैं। ये PMMA के बने होते हैं जो कॉर्निया का टेढ़ापन को सीधा करने में हेल्प करते हैं, जिससे कि कॉन्टैक्ट लेंसेज को पहनने में आसानी रहे। कभी कभी क्योंकि डिफॉर्मिटी इतनी ज़्यादा होती है कि कॉन्टैक्ट लेंसेज भी नहीं ट्राई किया जा सकता, उन कंडीशंस में हम लोग इंटैक्ट्स का या इन तरह के सेगमेंट्स का इस्तेमाल करते हैं। कभी कभी कोन बहुत ज़्यादा प्रोजेक्टेड है तो उसको, और कर्नल थिकनेस अगर डिज़ायरेबल है तो हम कोन को फ्लैट भी कर सकते हैं। इसके लिए हम लोग लैसिक यानी एक्साइमर लेज़र की भी हेल्प करते हैं। बहुत सारे प्रोसीजर्स के कॉम्बिनेशंस के साथ हमारा इवैल्यूएशन से हमें पता लगता है, क्योंकि हर आँख में आपका ट्रीटमेंट वेरी करेगा, हर पर्सन में वो आपका वेरी करेगा। वो कॉर्नियल थिकनेस कितनी है इसके ऊपर भी डिपेंड करेगा, आपका प्रोफाइल कैसा है, आपकी अदर आई की कंडीशन कैसी है, इसके ऊपर भी डिपेंड करेगा। लेकिन मेरी फिर से रिक्वेस्ट है कि केरेटोकोनस में सबसे इम्पॉर्टेंट है अर्ली डिटेक्शन, साथ में उसको प्रोग्रेशन अगर है उसको अर्ली पहचानना, अपनी हैबिट्स को ठीक करना जिससे प्रोग्रेशन ना हो, कोई डिफिशेंसीज़ हैं उनको करेक्ट करना, क्रॉस लिंकिंग अगर एडवाइजेबल है तो क्रॉस लिंक कराना, चश्मे से अगर विज़न इंप्रूव नहीं हो रही है तो RGP लेंसेज का ट्रायल करना। तो इन सारे चीज़ों के साथ केरेटोकोनस, मुझे लगता है कि मेरी ये इन्फॉर्मेशन अगर आपने पूरा वीडियो देखा होगा तो काफ़ी हद तक क्लियर हुआ होगा। फिर भी अगर आपके कोई भी सवाल हैं पर्सनल, आप कोई भी जब पूछना चाहते हैं पर्सनली, आप प्लीज़ कमेंट करिए। मेरी कोशिश होगी पर्सनली आंसर करने के लिए। अगर मुझे लगेगा कि ये क्वेश्चन से मुझे और भी वीडियो बनाना चाहिए, इन्फॉर्मेशन देनी चाहिए, मेरी पूरी कोशिश होगी कि मैं उसके साथ मैं आपको पूरा वीडियो मैं दिखाऊँ। हाँ, शॉर्ट में इस वीडियो के बाद मैं आपको एक क्लिप दिखा रहा हूँ, क्योंकि ये क्रॉस लिंकिंग बहुत ऐसा स्टेप नहीं है जिसमें कि बहुत एक्सपर्टीज़ की ज़रूरत है। केवल यहाँ पर एक्सपर्टीज़ आपका ट्रीटमेंट प्लान में आती है। तो अब मेरे इस टॉक के बाद, आपको मेरे इस इन्फॉर्मेशन के बाद आप इस वीडियो को देखें, इससे आपको कुछ और भी आइडिया लगेगा।